नमस्कार प्यारे बच्चों, मित्रों, साथियों, अभिभावकों। उत्थान एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आपका दोस्त एम.आर. चौधरी 12th केमिस्ट्री 2023 बोर्ड एग्जाम के मिशन मेरिट के पड़ाव के लिए, मंजिल के लिए आपसे मुखातिब होने जा रहा हूँ। ये मेरा आपके लिए, मेरे बच्चों के लिए दूसरा मॉडल पेपर है, गैस पेपर है। मैंने इस प्रकार का प्रयास किया है, ब्लूप्रिंट को आधार मानते हुए, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखते हुए और मेरे अनुभव को साथ जोड़ते हुए कि इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम केमिस्ट्री में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। 100% गारंटी नहीं लेता और 100% मना भी नहीं करता। पेपर सेटर का माइंड कैसा है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन मेरा 25 साल का अनुभव ये कहता है कि पेपर सेटर का माइंड जो है वो आपके सामने आ रहा है। दीजिए मित्रों, ये पहला प्रश्न आपके दूसरे मॉडल पेपर का। पहला प्रश्न वही जो फर्स्ट मॉडल पेपर में था, तो ये इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट चालकत्व, इस बार ये शब्द बाहर है और ये अंदर है। चालकता की इकाई क्या है? यह ऑप्शन पीपीटी में नहीं आया है, तो हम पहले मॉडल पेपर से जानते हैं। इकाई, दो प्रकार की इकाइयां हैं, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। इकाई है ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। प्यारे मित्रों, उस वीडियो में मैंने ये बोला, यदि एसआई मात्रक पूछे, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट पूछेगा, तो आपको लिखना है सीमन प्रति मीटर। अब आपकी इंटेलिजेंसी काम आ रही है कि आपके ऑप्शन में क्या है और पूछा क्या है। माना कि एसआई मात्रक पूछता है और ये दोनों ऑप्शन है, तो ये वाला करेक्ट होगा, और सामान्य मात्रक पूछता है तो ये वाला करेक्ट होगा। दोनों एक साथ उस कंडीशन में दे सकता है यदि वो एसआई यूनिट पूछता है, लेकिन ऐसा आज तक हुआ नहीं है और होने वाला भी नहीं होगा। ये लीजिए, अगला प्रश्न आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू। निम्न में से कौन सी कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर मित्रों नहीं करता है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नहीं करता है। तो क्या लिखेंगे आप सूत्र जानते हैं, टी ऑफ बराबर यह होता है 0.693 बाई K1, और यह होता है, आप लोग जानते हैं, प्रारंभिक सांद्रता पर अर्धायुकाल निर्भर नहीं करता है। तो वो कौन सी कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी हमारी? कौन सी कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी? बोलिएगा। शून्य कोटि, प्रथम कोटि। ठीक, तो आपका उत्तर क्या रहेगा? अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो हो जाएगी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अगला प्रश्न, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई, ऑप्शन मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, प्रति मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, सेकंड इनवर्स या प्रति सेकंड, और डी लीटर -2, मोल की घात -2 और प्रति सेकंड। यहां कंफ्यूजन पैदा करने का प्रयास किया है, लेकिन शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हमारा आंसर होगा ए, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? आयरन का, एल्यूमिनियम का, कॉपर का, जिंक का, आप जानते हैं एल्यूमिनियम का। यानी एक अयस्क का नाम या अयस्क का सूत्र भी पूछा जा सकता है। हाइपोफास्फोरस अम्ल की क्षारकता क्या है? हाइपोफास्फोरस अम्ल H3PO2। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि आप इस प्रकार का एक बॉन्ड बना दें, P डबल बॉन्ड O। अब शेष बचे हुए ऑक्सीजन को फास्फोरस के साथ जोड़ दें, एक ऑक्सीजन शेष बची है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जोड़ दें, और फिर जो रिमेनिंग या शेष बचे हुए हाइड्रोजन को इस तरह से जोड़ दें। अब आपको मैंने कहा था, किसी भी फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल में जितने OH बंद होते हैं उतने ही H+ त्यागे जाते हैं, उतनी क्षारकता होती है। तो यहां पर कितने H+ त्यागे जाने की गुंजाइश है प्यारे मित्रों? 1। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ये वाला। चलें आगे, ये लो।
ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। उभय दंतुक लिगेंड क्या है? उभय दंतुक लिगेंड का मतलब ऐसा एक दंतुक लिगेंड जो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अपने अलग अलग दाता परमाणु का उपयोग करके धातु आयन के साथ एक उपसह संयोजक बंध बना सकता है। उभय दंतुक एम्बाइडेंट लिगेंड कहलाता है। तो हमारा यहाँ हाइड्रोक्सी गलत, Cl माइनस क्लोरिडो नहीं, एमिनो अमोनिया नहीं, HCN सही। ठीक है, लीजिए ये अगला सवाल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का उदाहरण है। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, कैटेकोल नहीं, आइसोप्रोपिल एल्कोहल नहीं, एथिलीन ग्लाइकोल नहीं। ग्लाइकोल में 2 OH होते हैं। आइसोप्रोपिल एल्कोहल में 1 OH समूह होता है। कैटेकोल डाइहाइड्रोक्सीफिनॉल होता है तो उसमें 2 OH होते हैं। तो हमारे पास बचा ए ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH और CH2OH। इसका IUPAC नाम एक बार बोर्ड में पूछा गया है, इस बार भी पूछ सकते हैं। तो क्या होगा? 1 2 3 ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। क्या नाम है? 1 2 3 ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। इट मीन्स ग्लिसरॉल। इसे ग्लिसरीन भी कहते हैं। अगला प्रश्न, कार्बोनिल यौगिक अमोनिया व्युत्पन्न के हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया करके निम्न में से कौन से व्युत्पन्न बनाते हैं? यह कार्बोनिल है, ये यूं कह रहा है ये कार्बोनिल यौगिक है और यह कोई अमोनिया व्युत्पन्न है। इसके साथ रिएक्शन होगी तो प्यारे प्यारे मित्रों ये जल का अणु निकलेगा और ये वाला एक यौगिक बनेगा। ठीक है, N और Z। चूंकि इसने कहा है अमोनिया के हाइड्रोक्सिल एमीन, तो हमारा ये हो गया हाइड्रोक्सिल एमीन। ये हाइड्रोक्सिल और ये एमीन, या Z की जगह क्या हो जाएगा? OH। तो यहाँ हो जाएगा OH। अब इसका नाम है ऑक्सिम या ऑक्सिम। तो अब यहाँ देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बी। लीजिए सवाल अगला। निम्न में से अनावश्यक एमिनो अम्ल है। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया आपको, VIP मिल में TT। ये यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप कर सकते हैं। या पहला ऑप्शन है वेलिन। पहला ऑप्शन क्या मित्रों? वेलिन है और हमारा उत्तर वेलिन। VIP मिल में TT। अगली बात, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 प्रश्न आपने हल कर दिए, 9 नंबर आ गए। ये 4 प्रश्न 1-1 नंबर के। अस्थायी नाभिकों के प्राकृतिक व कृत्रिम नाभिक क्षय की अभिक्रिया कैसी होती है? कल भी हमने डिस्कशन किया था, आज ये फिर सवाल आ गया। प्रथम कोटि की होती है। दूसरा प्रश्न, खाली जगह का 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन के नाम से जाना जाता है। फॉर्मेलिन का विलयन है वो मृत जीवों के अवशेष को परिरक्षित प्रिजर्व करने में काम आता है, डेड बॉडी को, बायोलॉजी वाले स्पोर्ट्स को। और वो विलयन होता है फॉर्मेल्डिहाइड का। इसका होता है बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड। DDT का निर्माण खाली जगह व क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल की क्रिया द्वारा CCl3CHO की क्रिया से होता है। अब बताना ये है कि यहाँ रिक्त स्थान में क्या होगा? तो यहाँ रिक्त स्थान में होने वाला है क्लोरोबेंजीन, क्योंकि DDT का नाम है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, अगला प्रश्न, एक डाइसेकेराइड ऐसा है जो कि अनअपचायी शर्करा का उदाहरण है। अनअपचायी शर्करा बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनमें ग्लाइकोसाइड बनता और वो होता है सुक्रोस। क्या है? सुक्रोस एक अनअपचायी शर्करा है और आपको अच्छे से याद भी है। लीजिए सवाल अगला, झाग पल्लवन विधि का नामांकित चित्र बनाइए। लीजिए सर,
एक बड़ा सा ऐसा पात्र बना लेंगे, इसके अंदर प्रचंड वेग वाली वायु प्रवाहित करेंगे और एक मथनी लगा देंगे। ठीक है, और ये मथनी क्या करेगी, ये मथनी करेगी अयस्क जो बारीक पिसा हुआ है, जल में घोला हुआ है, उसमें चीड़ का तेल, यूकेलिप्टस का तेल है, प्लस उसमें झाग कारक है, उसमें पल्लवन कारक है और उसमें अवनमक है। इतने पदार्थ हैं और ये ऐसे ऐसे लिख देने हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, यहां लिखना है इसमें वायु प्रवाहित होगी और ये जो डंडा है वो मथनी का है। मथनी सरल शब्द है, हमारा रसायन का शब्द, विज्ञान का शब्द है विलोडक, और इसके ऊपर आपको ये बनाने झाग। क्या बनाने, झाग बनाने। यहां सल्फाइड अयस्क में तेल में भीगने का गुण होता है, इसलिए झागों के साथ तैरकर ऊपर आ जाते हैं और अशुद्धियां पेंदे में रह जाती है। तो यहां लिखेंगे अशुद्धियां और यहां लिखेंगे सल्फाइड अयस्क, कोष्टक में लिख लेंगे झाग। ये आपका प्रश्न, और इस पार से चित्र बनाने वाला सवाल आना है। भले ही चुंबकीय पृथक्करण विधि का हो, भले ही झाग पल्लवन विधि का हो, भले ही परावर्तन भट्टी का हो, भले ही वत्या भट्टी का हो। 4 शब्द बोले मैंने, एक आएगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो आप लिखेंगे टी हाफ बराबर 0.693 बाई के, ये हो गया अर्ध आयु काल ज्ञात करने का सूत्र। इतना ही पूछा है। यदि यहां लिखते हैं कि व्युत्पत्ति कीजिए तो हमारे को फिर पूरा करना पड़ता। पूरा पूछा नहीं इसने, 1 नंबर का सवाल है, तो जवाब ही हम अति लघुतात्मक प्रश्न वाला दे रहे हैं। ये रहा अगला प्रश्न। क्या होता है जब श्वेत फास्फोरस को कार्बन डाइऑक्साइड के अक्रिय वातावरण में सांद्र कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में के साथ गर्म करते हैं? केवल समीकरण लिखिए। तो प्यारे मित्रों, हम ये लिखते हैं श्वेत फास्फोरस, जैसा मैं लिखता हूं आपको ऐसा लिखना होगा, प्लस ये NaOH सांद्र जलीय विलयन इसलिए एक्वस। और अब इसे कैसे करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के अक्रिय वातावरण में ये कर लिया गर्म। क्या बनेगा? फॉस्फीन बनेगी, NaH2PO2 बन जाएगा, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। क्या बनेगा? सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बन जाएगा। यह आपके हो गया समीकरण। ठीक है, क्लियर हो गया न? फास्फोरस 4 है, 1 यहां आ गई और 3 यहां हो गई, संतुलित समीकरण। इतना ही पूछा है और ये आने वाला है परीक्षा में। इसके सवाल के अलावा यहाँ ये भी आ सकता है, कौन सा फास्फोरस का स्वरूप जल में रखा जाता है, कौन सा अधिक स्थायी होता है? तो काला फास्फोरस अधिक स्थायी होता है, श्वेत फास्फोरस या पीला फास्फोरस सर्वाधिक क्रियाशील होता है, उसे जल में रखते हैं। SF4 में संकरण व ज्यामिति, SF4, तो लीजिए ये SF4, SF और ये 4। आपको तो यूं लग रहा है ये तो sp3 हो गया, नहीं, यहां एक लॉन इलेक्ट्रॉन पेयर होगा और संकरण होगा sp3d, और इसकी आकृति है वो कहलाती है सीसा, या ऐसे बोलते हैं ढेकुली। ठीक है, याद रह जाएगा। अगली बात, क्लोरीन के निम्न ऑक्सो अम्लों को अम्लीय प्रवृत्ति के अवरोही, अवरोही से अर्थ होता है प्यारे बच्चों घटते क्रम में, तो जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है वो प्रबल ऑक्सी होता है, जिसमें क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक अधिक है वो प्रबल ऑक्सीकारक होता है। घटते क्रम में रखना है तो जिसमें ऑक्सीजन अधिक है HClO4, देन HClO3, देन HClO2 और लास्ट में HClO। नाम बोले तो ये परक्लोरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल, हाइपोक्लोरिक अम्ल और हाइपोक्लोरस अम्ल। ओके,
अवरोही क्रम। आप में से कुछ एक बच्चे ये वाली गलती कर सकते हैं। इसको अवरोही यानी घटते क्रम में पढ़ना है। जब क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक की बात करें तो उच्च ऑक्सीकरण अंक वाला प्रबल अम्ल होता है, ठीक, या जिसमें ऑक्सीजन परमाणु अधिक है, हमेशा के लिए लागू होगा, वो प्रबल अम्ल होता है। अगला प्रश्न, फिनॉल से बेंजीन प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। दो समीकरण है, एक रासायनिक प्रक्रम वाला है और एक हमारा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड वाला है, एक हमारा दूसरे वाला है। और जो पूछा है इसका भाव वो ये है कि जब हम फिनॉल को जिंक के साथ गर्म करते हैं तो बेंजीन बन जाती है और जिंक ऑक्साइड बनता है। इसने ये पूछा है रासायनिक समीकरण लिखिए, भाषा पूछी नहीं है, तो आपकी मर्जी, आप लिखें नहीं लिखें, नंबर इससे पूरे मिल जाएंगे। ये ला अगला प्रश्न, एलिलिक अल्कोहल व वाइनिलिक अल्कोहल का एक एक उदाहरण संरचना सूत्र लिखिए। नाम एलिलिक अल्कोहल, तो प्यारे बच्चों ये एलिलिक अल्कोहल, आप एलिलिक समूह को जानते हैं, क्या होता है, जब sp3 संकृत समूह sp2 संकृत समूह से जुड़ा रहे तो उसे बोलते हैं एलिलिक समूह। ये एलिलिक ग्रुप है इसलिए ये एलिलिक अल्कोहल। दूसरा इसने पूछा है वाइनिलिक या वाइनिल अल्कोहल, तो प्यारे प्यारे बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH, ये वाइनिल समूह है और ये वाइनिल अल्कोहल का एक एक उदाहरण लिखिए। अब हमारे कायदा बनता है इसका यूपीएससी नाम भी लिख ले, में पूछा जा सकता है परीक्षा में। 1 2 3 श्रृंखला का अंकन करने में क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को वरीयता देते हैं, ठीक है ना। श्रृंखला का अंकन करते हैं तो द्विबंध नहीं, क्रियात्मक समूह हाइड्रोक्सी अल्कोहलिक समूह को वरीयता देंगे, इसलिए ये कार्बन 1 नंबर का, ये 2 और ये 3, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोप 2 इन 1 ऑल। ये तो नाम हो गया एलिलिक अल्कोहल का और ये वाला नाम हो गया 1 2, तो एथ इन 1 ऑल लिखें या एथिनॉल लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, एथेन 1 ऑल, ये दोनों का यूपीएससी नाम और संरचना सूत्र हो गया, ऐसा आपको लिखना है। अगले प्रश्न के लिए चलें। एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 413 केल्विन ताप पर गर्म करें। मित्रों यह टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। निम्न ताप पर गर्म करते हैं 413 से कम पर तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, 413 से उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो एल्कीन एथीन बन जाती है, लेकिन 413 पर गर्म करते हैं तो विलियमसन सतत ईथरीकरण या विलियमसन ईथर संश्लेषण, और तब बनता है ये CH3 CH2OH, और इसे गर्म किया सांद्र H2SO4 के साथ कितने तापमान पर, 413 केल्विन तापमान पर। तो क्या बनेगा, एल्कोहल के दो अणु निर्जलीकृत होकर के CH3 CH2OCH2 CH3 डाई एथिल ईथर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डाई एथिल ईथर बना लेंगे और इसका आईयूपीएसी नाम एथॉक्सी एथेन। प्यारे बच्चों आईयूपीएसी और साधारण दोनों नाम साथ लिखने का प्रयास करना है, आपको आता है तब तो, ठीक है ना। अब मैं यहां ये वाली बात भी बोल देता हूं, यदि 384 केल्विन ताप पर गर्म करते, इफ ये अलग बोल रहा हूं, तो क्या बनता, तो बनता एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। और यदि इसे उच्च तापमान पर गर्म करते 438 या 444 केल्विन ताप पर, तो क्या बनता, तो बनता CH2 डबल बॉन्ड CH2 और निर्जलीकरण। या एक अणु से निर्जलीकरण एल्कीन बनी या दो अणुओं के निर्जलीकरण से डाई एथिल ईथर बना, ये विलियमसन सतत ईथरीकरण है, ठीक है। अब ये सवाल तो आना ही आना है।
ये रहा आपके पास अगला प्रश्न, अंतः केंद्रित घनीय संरचना में संकुलन क्षमता लिखिए। ठीक है बच्चों, तो अंतः केंद्रित संकुलित संरचना का पहले तो आपको चित्र बनाना है। क्या करना है? चित्र बनाना है। और उसके बाद कैसे ज्ञात करते हैं? 3 प्रकार की संकुलन संरचनाएं, संकुलन क्षमताएं हैं और उनको आपको याद करना है उस पूरे प्रोसेस को। या डायग्राम कौन सा है, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको आज और अभी याद कर लेना है। ठीक है ना? ठीक है, और A B C D E F G H इस तरह से अंकन करना है। और किस तरह से करना है ये अब बताने वाली बात नहीं है, आप इसको देख करके अच्छे से याद कर लीजिए। परिकलित करना है और जिसका आंसर आएगा आपके 68%। ओके, ज़्यादा समय में आपका नहीं खराब करना चाहता क्योंकि ये आपको याद करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। कॉपर एफसीसी जालक बनाता है, ठीक बात है। एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई, भुजा की लंबाई 4 to 9.6 pm है। 4 to 9.6 pm। ए बराबर, इसका मतलब ए बराबर है 4 to 9.6 गुणा 10⁻⁻12 मीटर। कॉपर परमाणु का घनत्व ज्ञात कीजिए। परमाणु द्रव्यमान m बराबर है 63.54 ग्राम प्रति मोल। ठीक है ना? इसको यदि हम किलोग्राम प्रति मोल में रखें, क्योंकि यह मीटर लिया, तो 63.54 इंटू 10⁻³ किलोग्राम प्रति मोल हो जाएगा। ओके, इस बात को आपको माइंड अप करना है। क्या बोला मैं? माइंड में रखना है। अब फॉर्मूला आप जानते हैं। फॉर्मूले से पहले ये बात आपसे पूछूंगा कि एफसीसी में एकक कोष्ठिका में यूनिट सेल में कुल अवयवी परमाणु कितने होते हैं? 1 होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं। ये बात आपको याद है, अब तो आएगी काम। और वो कितना होता है ये आप जानते हैं। या Z बराबर होता है एफसीसी जालक में 4। कैसे होता है ये पूछ सकते हैं आप। ऐसे होता है, कोनों पर 8 होते हैं और एक का योगदान 1/8 होता है, प्लस फलकों पर 6 होते हैं और योगदान 1/2 होता है, तो 1 + 3 = 4 होता है। इस प्रकार होते हैं। अब फॉर्मूला ज्ञात क्या करना है? घनत्व। तो हम लिखेंगे सूत्र। बेटा सूत्र नहीं लिखोगे तो आधा नंबर नहीं मिलेगा, कम मिल जाएगा। D बराबर लिखेंगे Z × m/Na³। मान रखिएगा Z का मान 4, ये 63.54 इंटू 10⁻⁻, कितना किलोग्राम प्रति मोल, बट्टे में Na 6.0, 2 गुणा 10⁻23 गुणा A 4 to 9.6 इंटू 10⁻⁻12⁻3। अब इसको करेंगे हल, तो आपका आ जाएगा घनत्व। वो घनत्व क्या आएगा? वो घनत्व आएगा आपके 10.53 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है ना? किलोग्राम में प्राप्त होगा। किस में प्राप्त होगा? किलोग्राम में। 10⁻3, लेकिन ग्राम में बदलेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इसमें आपको पूछा है। पहले किस में प्राप्त होगा? पहले होगा 10.53 इंटू 10⁻³ किलोग्राम प्रति मोल। अब ग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे तो 3 हट जाएगा। ठीक है ना? ये सवाल आए बगैर रहेगा नहीं। और यहाँ ये और दावा करता हूं कि सवाल आपके एनसीईआरटी की 12th की जो बुक है राजस्थान बोर्ड की, उसमें जो उदाहरण हल किए गए हैं, पाठ्यनीति प्रश्न दिए गए, उनसे बाहर नहीं आना लगा। अगली बात करें, उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 500 मिली विलयन में घुला हुआ है। सूत्र, मित्रों सूत्र लिखना जरूरी है। मोलरता M बटे विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणा 1000 बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में।
ठीक है, 5 ग्राम है, 40 ग्राम उसका मोलर द्रव्यमान होता है, गुणा 1000 बटे 500 मान रख दिया, कैंसिल कर दिया, 0 0 0 3 3 से मर गए, तो ये हो गया 5 से 5 मर गया, 1/4, 1/4 का मतलब था 0.25 मोलर था, या ऐसे लिख सकते हैं 0.25 मोल प्रति लीटर। ओके, सूत्र लिखना नहीं भूलना है, इकाई लिखना नहीं भूलना है। आधा नंबर यहाँ का है, आधा नंबर काटने का हल करने का है, आधा नंबर इस इकाई का है। आगे बढ़े, किस ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब किसी ताप पर इतना है, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब यानी P0 बराबर है 0.850 बार। 5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनघपटे ठोस को 3 वाई ग्राम, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है पीपीटी में, तो यहाँ ये 3 वाई नहीं होगा, 3.0 ग्राम होगा, या ये बेंजीन है तो 39 ग्राम होगा, 39 ग्राम, पीपीटी मिस्टेक हो गया। ये 39 ग्राम क्या है, W1 है। ठीक है, बेंजीन का मोलर भार है, बेंजीन का मोलर द्रव्यमान M1 बराबर है 78 ग्राम प्रति मोल, और क्या है, विलयन का वाष्प दाब P बराबर या P1 बराबर, P1 0 लिख दें, P1 लिख दें तो ये 0.845 बार है। ठीक है, अब सूत्र लिखेंगे, आप लोग यहाँ सूत्र बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ एक मान और दिया हुआ है 0.5 ग्राम, ये क्या है, ये अवाष्पशील विद्युत अनापघट्य है, तो W2 बराबर होगा 0.5 ग्राम। आधा नंबर शुरू यहां से होता है, सूत्र है हमारे पास P01 माइनस P1 बटे P01 बराबर बराबर, आप जानते हो राउल का नियम, ठीक है ना, राउल के नियम से विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है W2 इंटू M1 बटे M2 इंटू W1। ज्ञात क्या करना है, इसने पूछा आपको ठोस का मोलर द्रव्यमान क्या है, ठोस का मोलर द्रव्यमान का मतलब है M2 क्या है, तो हमारे पास M2 बराबर हो जाएगा W2 इंटू M1 बटे W1, ठीक है ना, और गुणा हो जाएगा वो वाला मान, तो उसको हम रखेंगे बटे, ये नीचे आ जाएगा वो ऊपर चला जाएगा, P01 बटे P01 माइनस P1। ठीक है, ये मान रख करके आप इसको करेंगे, अब हल करेंगे तो क्या आएगा, ये 0.850 माइनस 0.845 डिवाइड बाई 0.850 N2, बाकी वाला मान रखें आप, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, उसको हल करेंगे, W2 का मान कितना है, W2 बराबर W2 0.5 ग्राम गुणा M1 78 ग्राम बट्टे, यहाँ बराबर का चिन्ह है प्यारे बच्चों, M2 तो हमें ज्ञात करना है, या M2 रख देते हैं, और W1 39 ग्राम, आपको एक बार ऐसे मान रखना है और फिर लिखना है W2 बराबर, कैसे लिखना है, W2 बराबर, तो हल करेंगे हम इसको, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा ये वाला मान इधर चला जाएगा, और इसको हल करेंगे तो आपके उत्तर आ जाएगा लगभग 170 ग्राम अवाष्पशील ठोस का मोलर द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, इसको आप हल कर सकते हैं, ये सिंपल मैटर है। अगला प्रश्न, क्योंकि समय कम है, 3D श्रेणी में कौन सा तत्व अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है और क्यों। प्यारे बच्चों, यह ध्यान देना, आप में से अधिकांश बच्चे इतना सवाल पढ़ लेंगे, आगे वाले
पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा याद है, उत्सुकता अधिक रहती है। उत्सुकता और जिज्ञासा के दम पर वो आधा सवाल छोड़ देते हैं, उनको आता है आंसर। तो ध्यान देना। पहले 3D में कौन सा तत्व अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है? प्यारे बच्चों, डी या संक्रमण तत्व में जिस तत्व में डी उपकोष में अधिकतम आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो 3D में विशेषकर 3D का मतलब परमाणु क्रमांक 21 स्कैंडियम से रवाना होके परमाणु क्रमांक 30 Zn तक चलना है। और वो श्रेणी कौन सी है? शक्ति वाले कर्मों से मैं लोहे के चने चबाकर जिंदा हूं, वो वाले। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो अब यहाँ परमाणु क्रमांक 25 पर है हमारा मैग्नीज। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा प्यारे बच्चों आर्गन 3d5 4s2 और इसकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है 7। अगले प्रश्न का उत्तर, क्योंकि Mn में, ठीक है ना, 3D उपकोष में अधिकतम 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अधिकतम 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। कितना सरल है, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ठीक है, याद रह जाएगा ना। ख्याल क्या रखना है, पूछा किसका है, कौन सी श्रेणी है और आगे उत्तर क्या है। एक प्रश्न के 2 पार्ट है। केमिस्ट्री में वो बच्चा ही 100 में 100 नंबर ला सकता है जो प्रश्न की प्रति खंड को पढ़े, समझे और बड़े ठंडे दिमाग से तसल्ली से उसका आंसर लिखे। पेपर बहुत सरल आएगा, पेपर बहुत सरल आएगा। जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए यदि उसका परमाणु क्रमांक 25 है। ध्यान देना, सवाल शुरू यहां से हुआ है। आपको यूं लग रहा है सर सवाल तो यहां शुरू हुआ ना, सवाल वहां शुरू हुआ। परमाणु क्रमांक 25, तो आप लिखेंगे Z बराबर 25। फिर आप रफ में लिखेंगे Z25 किसका होता है। आप शुरू करेंगे स्कैंडियम से, ठीक है, एक एक शब्द लिखेंगे बेटा रफ में। शक्ति, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। अब 21, 22, 23, 24 और ये रहा हमारा 25 वाला। ठीक है ना। तो आप यहां लिखेंगे Zn, Z25 है तो वो तत्व कौन सा है, Mn है, ऐसे लिख लेंगे आप। अब बात करेंगे द्विसंयोजी। द्विसंयोजी का मतलब है Mn में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। या आपको यह लिखना जरूरी है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उदासीन अवस्था में, ग्राउंड स्टेट में 3d5 4s2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब इसका इलेक्ट्रॉन बचा Mn आयन का, Mn2+ आयन का 3d5। आप बॉक्स बनाकर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे तो कभी गलत नहीं करेंगे, तसल्ली से सही करेंगे। 1 2 3 4 5, तो n बराबर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला लिखेंगे Z बराबर n+2 उसका वर्गमूल अंडर रूट, या मान रखेंगे 5, 5 + 2 ऐसा। यहां रखेंगे 5 और 2 7, 7 का 35 बराबर लिख देंगे 5.89 बोर मैग्नेट्रॉन। इकाई लिखना जरूरी है, इकाई लिखना जरूरी। या मैग्नीज आ गया, मैं दावा नहीं करता कि मैग्नीज ही आएगा, आपके कोबाल्ट आ सकता है, आयरन आ सकता है, क्रोमियम आ सकता है, दूसरा भी आ सकता है, लेकिन गुंजाइश है ना इसकी ज्यादा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बहुलकों के एक लक का नाम लिखिए। प्यारे मित्रों, एक लक का नाम पूछा है, या एक बार बोर्ड एग्जाम में एक लक का संरचना पूछी थी, एक बार के बोर्ड एग्जाम में एक लकों में क्रियात्मक समूह क्या है वो पूछा था, बच्चे वहां मात खा गए। और एक बार निम्न एक लकों से बनने वाले बहुलक का संरचना सूत्र देखिए, ऐसा पूछ लिया। क्या पूछा, ध्यान देना, ये सवाल थोड़ा इजी के साथ टेढ़ा भी है। एक लक का
नाम पूछ सकते हैं, एक लक का संरचना सूत्र पूछ सकते हैं, एक लक में मौजूद क्रियात्मक समूह पूछ सकते हैं, एक लक में का IUPAC नाम पूछ सकते हैं और एक लक का नाम देकर बहुलक का संरचना सूत्र पूछ सकते हैं। कितने सवाल बने? 1 2 3 4 5। आप पांचों के लिए तैयार रहना। यहां इसने पूछा है प्राकृतिक रबड़। पहला, ये प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है और हमारे को पूछा है इसका एक लक। क्या पूछा है प्यारे बच्चों? एक लक पूछा है। तो आप तो सब जानते हो, आप एक नंबर डालेंगे, प्राकृतिक रबड़ लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्राकृतिक रबड़ का एक लक, आगे लिखेंगे आइसोप्रीन। क्या लिखेंगे? अभी यहां रुकेंगे नहीं, नहीं पूछा तो इसकी मर्जी, आप ऐसा लिखेंगे 2-मेथिल ब्यूट 1,2-1,3 डाइईन, है ना। मैंने ये फॉर्मूला गलत लिख दिया। बिल्कुल आपकी बात है, वो राइट है। मेरे को ये लिखना था CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर CH3। इसका IUPAC नाम है 2-मेथिल ब्यूट 1,3 डाइईन। ठीक है। और इसका बहुलक कौन है? प्राकृतिक रबड़। या प्यारे मित्रों, एक बार पूछा था संश्लेषित रबड़ का एक लक, तो संश्लेषित रबड़ का नाम होता है नियोप्रीन, एक लक होता है क्लोरोप्रीन। तब यहां क्या होगा? यहां पर हो जाएगा Cl, बाकी सेम। ओके। अगली बात, टेफ्लॉन। ये इंपॉर्टेंट नॉन स्टिक बर्तन बनाने में काम आता है। इसका एक लक होता है टेट्राफ्लोरोएथीन, टेट्राफ्लोरोएथीन, और उसका फॉर्मूला है CF2 डबल बॉन्ड CF2। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला है टेरिलीन। टेरिलीन, टेरिलीन में दो एक लक है। एक टेरी का मतलब है टरथैलिक अम्ल और लीन का मतलब है एथिलीन ग्लाइकोल। कई बच्चे क्या करते हैं, एक का नाम लिखकर छोड़ देते हैं। अभी मैंने प्री बोर्ड एग्जाम लिया था, कुछ बच्चों ने ऐसा कर लिया था। ठीक है। संरचना सूत्र की बात करेंगे तो टरथैलिक अम्ल का संरचना सूत्र बना दिया और एथिलीन ग्लाइकोल का भी संरचना सूत्र लिख दिया। ठीक है ना। IUPAC नाम भी लिखेंगे तो बेंजीन 1,4 डाइओइक अम्ल और एथेन 1,2 डाइऑल। इस प्रकार से पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, 3 कार्बन युक्त नाइट्राइल के परऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में योगज बहुलकन से बनने वाले बहुलक जिसका उपयोग औद्योगिक रेशे बनाने में किया जाता है के बनाने का रासायनिक समीकरण दीजिए। एक लक का IUPAC नाम। मैंने कहा नहीं, ये गोलमाल करता है पेपर बनाने वाला। 3 कार्बन युक्त, 1 2 3 नाइट्राइल, तो ये हो गया नाइट्राइल का परऑक्साइड की उपस्थिति में, ये हो गया परऑक्साइड। गर्म करने पर ये गर्म कर दिया योगज बहुलकन से। तो अब इनको संयोजकता पूरी करनी है। CH2 डबल बॉन्ड CH यानी ये वाइनिल साइनाइड है, वाइनिल साइनाइड है। ये एक्रिलोनाइट्राइल के नाम से जाना जाता है, एक्रिलोनाइट्राइल। इसका नाम क्या होगा? IUPAC नाम बता सकते हैं क्या आप? प्रोप 2इन नाइट्राइल। और जब इसे गर्म करेंगे तो ये बनेगा CH2 CH और ये इस तरह से। इसका नाम है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल।
क्या नाम है प्यारे बच्चों? पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है ना। इसे एक्रेलीन या एक्रोलीन भी कहते हैं, जो ऊन के प्रतिस्थापी रेशे के रूप में काम आता है उद्योगों में। अब आईयूपीसी नाम किसका पूछा? 1 लाख का आईयूपीसी नाम पूछा है ना, गंभीर बात। और मैं आपके बोल भी गया। क्या बोला मैं? 1 लाख का आईयूपीसी नाम। क्या आप मुझे बता सकते हैं 1 लाख का आईयूपीसी नाम? 1 लाख का आईयूपीसी नाम, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, तो ये तो नाइट्राइल हो गया। इसलिए ये प्रोप टू इन नाइट्राइल। ठीक है, या हम भले ही लिखें 1 नाइट्राइल। 1 नाइट्राइल नहीं लिखते हैं तब भी सही है, प्रोप टू इन नाइट्राइल या 1 नाइट्राइल, ये आईयूपीसी नाम। मैंने जो प्री बोर्ड का एग्जाम लिया था विद्यालय में, वहां किसी बच्चे ने ये सही नाम नहीं लिखा। आप ही ऐसा गलती कर सकते हैं। आगे बढ़े। डेटॉल के मुख्य संघटकों के नाम लिखिए। पढ़ाया था, वीडियो में बताया था। डेटॉल 2 संघटक रसायनों से बनता है, यौगिकों से, और उनके नाम क्या है? एक का नाम है क्लोरोजाइलिनॉल, दूसरे का नाम है टर्पिनियोल। क्या नाम है? क्लोरोजाइलिनोल। नाम है ना, इत्मीनान से पढ़ना है, लिखना है और याद करना है। ठीक है ना। दूसरा है सुक्रोज का ट्राइक्लोरो। व्युत्पन्न का नाम बताइए जिसका उपयोग कृत्रिम मधुरक, आर्टिफिशियल स्वीटनर के रूप में किया जाता है। तो वो है सुक्रालोस। क्या है? सुक्रालोस। सीधा साधा नाम है, इधर उधर जाना नहीं है, इसको याद रखना है, क्योंकि यहां एक सवाल ऐसा आता है। अगला प्रश्न, विस्तृत स्पेक्ट्रम और संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रति जीवाणु एंटी माइक्रोबियल्स, एंटीबैक्टीरियल्स, ठीक है ना, एंटीबायोटिक, प्रति जीवाणु का नाम बताना है। नाम नहीं बताना, एक एक उदाहरण पूछा है, अंतर भी पूछा है। तो पहले मैं लिखता हूं विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रति जीवाणु। मैंने आपको पहले भी खूब बार बताया है, अंतर लिखने के लिए आप ऐसा इस्तेमाल करेंगे। फिर है संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रति जीवाणु। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रति जीवाणु को ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और इसको नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी कहते हैं। अब क्या है अर्थ इसका? ध्यान और कान लगाकर सुनिए। ऐसे प्रति जीवाणु रसायन जो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया का विनाश कर सकते हैं, उन्हें विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रति जीवाणु कहते हैं। दूसरा, ऐसे प्रति जीवाणु रसायन औषध जो ग्राम नेगेटिव या ग्राम पॉजिटिव केवल एक ही वर्ग के जीवाणुओं का विनाश करते हैं, संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रति जीवाणु कहलाते हैं। एग्जाम्पल पूछा इसने, तो मैं आपके एग्जाम्पल का नाम बोल देता हूं। इसके तो कई नाम हैं। क्लोरमफेनिकोल, एमॉक्सिलिन, ऑफ्लॉक्सेसिन, ऑफ्लॉक्सासिन, एमॉक्सिलिन, ठीक है, एम्पिसिलिन। 4-5 नाम है हमारे को, तो एक पूछा तो ये वाला रहा। और या संकीर्ण स्पेक्ट्रम में पेनिसिलिन जी, ऐसा भी पूछ सकते हैं। याद रखना है, पूछे कि ना पूछे। मैंने तो पूछ लिया आपको और आपको कह दिया कि 100% एग्जाम में आएगा। अगला, गाटरमान कोच अभिक्रिया पर या कोफ अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। प्यारे बच्चों सोचो दिमाग में, एक गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण है और एक गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण है, एक गाटरमान अभिक्रिया है। तो ये गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण है। क्या है? गाटरमान कोच। मैं क्लास में आपको बच्चों को बताया था,
गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण में क्या करते हैं? बेंजीन की अभिक्रिया को कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के साथ करवाते हैं उच्च दाब पर और निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में उच्च दाब लगभग 9 ATM पर करवाते हैं तो बेंजल्डिहाइड बन जाता है। तो प्यारे बच्चों क्या बनता है? बेंज एल्डिहाइड बन जाता है। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण। क्या बोलते हैं? गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण। याद रह जाएगा ना? भाषा भी लिखते हैं क्योंकि टिप्पणी है, या टिप्पणी में शब्दों में भी लिखना है। जब बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl मिश्रण के साथ उच्च दाब पर निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसे गाटरमान कोच अभिक्रिया भी कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न कार्बोक्सिलिक अम्लों को अम्लीय प्रवृत्ति के घटते क्रम में, मित्रों ये वाला शब्द है ना बड़ा महत्वपूर्ण, घटते क्रम में लिखना है। या ये है ट्राइफ्लोरो एसिटिक अम्ल, क्लोरो मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल और नाइट्रो एसिटिक अम्ल। तो क्लोरो एसिटिक अम्ल सबसे दुर्बल अम्लीय है। फिर इसकी तुलना में नाइट्रो का -I प्रभाव अधिक होता है, इसलिए नाइट्रो एसिटिक अम्ल। और यहां 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं CF3 में, इसलिए ट्राइफ्लोरो एसिटिक अम्ल। घटते क्रम में लिखा मैंने, ये सबसे प्रबल है, वो इनमें दुर्बल है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, दीर्घ उत्तर प्रश्न खंड स आ गया। आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउस नियम लिखिए। तो मैं यहां लिखूंगा नहीं, परिभाषा थोड़ी लंबी है, मैं बोल देता हूं, आप सुन लेंगे। और वो क्या है? एक विद्युत अपघटय की या किसी विद्युत अपघटय की सीमांत मोलर चालकता, किसी विद्युत अपघटय की सीमांत, शब्द का ध्यान रखना, किसी विद्युत अपघटय की सीमांत मोलर चालकता उसके आयनन से प्राप्त या उसके धनायन व ऋणायन की सीमांत आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। मैं अब यहां सूत्र लिखता हूं, लैम्डा इन्फिनेटिव M इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनेटिव धनायन और लैम्डा इन्फिनेटिव ऋणायन। मैंने क्या बोला? किसी विद्युत अपघटय की सीमांत मोलर चालकता यानी शून्य सांद्रता पर या अनंत अनुता पर मोलर चालकता, उसके धनायन के कारण सीमांत आयनिक चालकता और ऋणायन के कारण सीमांत आयनिक चालकता के या है प्लस जमा योग के बराबर होती है। इसे कोलराउस का नियम कहते हैं। स्वतंत्र अभिगमन का नियम क्यों कहते हैं आयनों का? क्योंकि चालकता में प्रत्येक आयन यानी धन आयन और ऋण आयन का योगदान अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक आयन की विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकत्व या चालकता अलग अलग होती है। ठीक बात, आगे बढ़े। इसका अगला पोर्शन, डैनियल सेल के लिए कैथोड व एनोड, कैथोड व पीपीटी में मिसप्रिंट कोई बात नहीं, कैथोड व एनोड पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। केवल रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। आप सारे बच्चे इस बात को जानते हैं, मेरी वीडियो में आपने कई बार देखा है कि किसमें, डैनियल सेल में 2 बर्तन होते हैं जो लवण सेतु द्वारा जुड़े रहते हैं इस तरह से, और यहाँ जिंक की छड़, जिंक सल्फेट में कॉपर की छड़ कॉपर सल्फेट में डूबी रहती है और दोनों आपस में तार द्वारा जुड़ी रहती है। ठीक है ना? यहाँ क्या होता है? जिंक सल्फेट, यहाँ होता है कॉपर सल्फेट। ओके, ये किस पर होता है और ये किस पर होता है आप जानते हैं। यह होता है एनोड पर और ये होता है कैथोड पर। ये है एनोड और ये कैथोड। ये डायग्राम यदि आपके मन मस्तिष्क में है तो आप यहाँ लिखेंगे एनोड पर होने वाली अभिक्रिया, एनोड पर होने वाली अभिक्रिया। सारे बच्चे जानते हैं, नहीं जानते तो आज ध्यान दे दें। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, चाहे डैनियल सेल हो चाहे विद्युत अपघटनी सेल हो, और वहाँ Zn है ठोस अवस्था है, यानी कैथोड में से
निकलकर विलयन में जाता है आयनों के रूप में इस तरह से और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। ओके, एक बात, कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया, तो कैथोड पर अभी आप सब लोग जानते हैं अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन। तो अपचयन के रूप में क्या होता है? विलयन में प्रेजेंट कॉपर सल्फेट का कॉपर धन आयन एनोड से आने वाले 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है और छड़ पर निक्षेपित हो जाता है। यह एनोड और कैथोड पर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण। इससे सरल क्या होगा? अगला प्रश्न, 298 केल्विन पर 0.01 एम केसीएल विलयन की चालकता, ये क्या है? सांद्रता है या मोलरता है। चालकता का मान के का मान इतना दिया है, सीमन प्रति सेंटीमीटर है। इसकी मोलर चालकता, मोटर चालकता नहीं है, मोलर चालकता का मान ज्ञात कीजिए। अब आपके लिए यहां प्रश्न आता है कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो मोलर चालकता का फॉर्मूला है लेमडा एम बराबर के इंटू, बोलो वी की जगह सांद्रता लेते हैं तो 1000 बटे सी। आपको ये फॉर्मूला याद होगा ना, लेमडा एम बराबर के इंटू वी होता है। या आयतन के स्थान पर यदि हम सांद्रता लें तो 1/c हो जाएगा, और आयतन यदि मिलीलीटर में लें तो 1000 का भाग देते हैं, 1000 लिख देते हैं। अब इनके मान रख दो। के का मान कितना है? 0.0129। मित्रों ध्यान देना, सीमन प्रति सेंटीमीटर इंटू सांद्रता का मान बट्टे में रख देंगे, और वो कितना है? 0.01 एम है। ठीक है, 0.01 एम को हल करने के लिए हम क्या करते हैं? 0.0129 इंटू 1000 को हम क्या करते हैं? 1000 रहने देते हैं, और ये जो है 0.01, इस पॉइंट को हटा देते हैं, इसके बदले में 100 ऊपर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा, ऊपर हो गया और यहां नीचे रह गया 1। ठीक है, अब आप इसको ठीक कर से लिख सकते हैं, आप इसको ठीक करके लिख सकते हैं। आपके पास मान अलग अलग आ सकते हैं, 0.0129 इंटू 10⁻²। ठीक है ना? तो ये हो गया 10 की घात 5। ये 10 इधर लाते हैं तो यहां आ जाएगा, और ये बचेगा 129 इंटू 10⁻², यहां से चले गए 3। इकाई क्या होगी मोलर चालकता की? तो मोलर चालकता की इकाई होगी सीमन प्रति मोल प्रति सेंटीमीटर। ठीक है ना? प्रति मोल प्रति सेंटीमीटर, या मोलरता के लिए क्या होगा? वो वाला ऊपर जाके कट जाएगा, निरस्त हो जाएगा। अगला प्रश्न, संकुल का आईयूपीसी नाम लिखिए। आईयूपीसी नाम, ठीक है। संकुल का आईयूपीसी नाम लिखने के लिए पहले धन आयन का नाम लिखते हैं, फिर ऋण आयन का नाम लिखते हैं। यदि संकुल धन आयन या संकुल ऋण आयन है तो पहले लिगेंड का नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हैं, संकुल पर ऋण आवेश है धातु के नाम के अंत में एट लगाते हैं, और फिर धातु की ऑक्सीकरण अवस्था लिखते हैं, अंत में ऋण आयन का नाम लिख देते हैं। सरल धन आयन और सरल ऋण आयन की संख्या नहीं लिखते हैं, तो यहाँ आते हैं। ये संकुल धन आयन है, ये सरल ऋण आयन है। संकुल धन आयन का नाम लिखने के लिए पहले लिगेंड, ये एक्वा है, ए से शुरू होगा, ये साइनो सी से शुरू होगा, तो हमारे पास नाम आएगा पेंटा एक्वा साइनो। अब ये धातु कौन है? क्रोमियम। क्रोमियम ही रहेगा, क्रोमेट नहीं होगा, क्योंकि धातु संकुल धन आयन का सदस्य है। ऑक्सीकरण अवस्था, और लास्ट में लिखेंगे क्लोराइड। ऑक्सीकरण ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे? क्लोरीन पर -1 होता है इसलिए -2, साइनाइड पर -1 होता है, एक्वा या जल के अणु पर कोई आवेश नहीं होता है। इन -3 को उदासीन करने के लिए क्रोमियम पर 3 धनावेश होना चाहिए। मैंने बोला था यहाँ क्लोराइड की संख्या, यदि ट्राइक्लोराइड नहीं लिखते ना, लिखना ना, ठीक है ना, क्लोराइड लिखते हैं केवल। अगला प्रश्न, वीबीटी के आधार पर COF6 संकुल आयन की ज्यामिति व चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है, आना चाहिए इसको परीक्षा में, मेरा तो ये मानना है। तो हम लिखेंगे CO का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? आर्गन 3d7 4s
2, फिर लिखेंगे COF6 माइनस, तो ये माइनस के 6 हो गए, नहीं माइनस के 3 बचे हुए, इसका मतलब इसका +3 है। मैं CO+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बराबर, ये मैंने ज्ञात किया, इसको परीक्षा में लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास बचेगा 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, 2 तो ये चले जाएंगे और एक इसका चला जाएगा, 3d6, 4s 0, 4p 0, ठीक है, और आगे 4db 0। ओके, या कोबाल्ट 3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बॉक्स बनाकर लिखें। कैसे लिखें? बॉक्स बनाकर, तो ऐसे लिखेंगे 3D का 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 4s, ये 4p और ये 4d। यहां आपको दिखाई दे रहा है COF6 में फ्लोरीन कितने हैं? 6 लिगेंड है, तो 6 खाली कक्षक चाहिए। हम पहले से जानते हैं कि हैलाइड लिगेंड दुर्बल होते हैं, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा अंदर वाले कक्षकों में, इसलिए यहाँ संकरण में भाग कौन लेगा? sp3d2, sp3d2, ये कक्षक करेंगे संकरण। तब मैं लिखूंगा COF6 3- का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपको लिखना पड़ेगा परीक्षा में, ऐसे मैंने लिख दिए ये, और यहाँ इलेक्ट्रॉन लिख दिए 1 2 3 4 5 और 6, और ये हो गए अब संकरित कक्षक 1 2 3 4 5, ये कक्षक, और ये 2 रहे आगे खाली, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। ये संकरित कक्षक हो गए, इनमें F 1 नहीं 6 F अपने अपने लॉन पेयर डोनेट कर देंगे, इस तरह से ये हो गया। अब क्या पूछा इसने? ये तो मैंने अभी आपको संकरण समझाया, ज्यामिति कैसी होगी और चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होगी। ठीक है मित्रों, तो ज्यामिति कैसी होगी, थोड़ा मैं इसको ऊपर ले जाता हूं, या ज्यामिति देख लेते हैं। ये हमारा CO और इसे 6 F जुड़ेंगे, तो अष्टफलकीय ज्यामिति में जुड़ेंगे। sp3d2 या d2sp3 संकरण होता है, तो केवल sp3d2 या d2sp3 में अष्टफलकीय ज्यामिति ही बनती, ऐसा बना लूं। आपको टिक टिक से नाराजगी है तो अष्टफलकीय बंद कौन पूछा नहीं है, पूछते तो हम 90 डिग्री का लिख देते, ठीक है ना। और क्या पूछा है इसने? और इसने पूछा है चुंबकीय प्रवृत्ति। चलिए चुंबकीय प्रवृत्ति, तो यहां लिखते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। अब यहां ध्यान देना है, इन कक्षकों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दिखाई दे रहे हैं आपको, कितने हैं? 4। तो हम लिखेंगे यह संकुल 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय प्रकृति का है। कैसा है? अनुचुंबकीय। अब आप चाहें तो यहां बोर मैग्नेट्रॉन में मान रख सकते हैं, क्योंकि यहां n बराबर है 4, इसलिए मान रख सकते हैं 4 4 + 2, तो 4.7393484 जो भी है, इतने बोर मैग्नेट्रॉन लगभग आ जाएगा। इतना प्रश्न आपको सॉल्व करना है इत्मीनान के साथ। के ज्यामितीय समावयवियों की संरचना बनाइए। बड़ा अच्छा प्रश्न है, आपकी बुक में ये दे रखा है, बहुत सीधा प्रश्न, बहुत सरल प्रश्न है। सीधा इसलिए दे रखा है, एनसीईआरटी की जो बुक है उसके आंसर, उसके उदाहरण ही हमारे परीक्षा में आते हैं। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये पेज नंबर 261 पर नीचे से चौथी 5वीं लाइन में दे रखा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ 2 प्रकार के समावयवी बनते हैं, 2 प्रकार के, ये ज्यामितीय समावयवियों का एक स्पेशल प्रकार है। तो 2 प्रकार के समावयवी बनते हैं और उनका नाम होता है, एक का होता है रेखांशिक
और एक का होता है फलकीय। तो ये फलकीय समावयवी है और रेखांशिक होता है, उसको मेरिडोनियल कहते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं कोबाल्ट को बीच में और इस तरह से अष्टफलकीय संकुल बना लेते हैं, कोबाल्ट को बीच में और ये बना लेते हैं। अब हम यदि तीनों एमीन लिगेंड इस तरह से लिख देते हैं और ये इस प्रकार का बनाते हैं, तो ये एक फलक पर प्रेजेंट होने के कारण ये फलक समावयवी है। ठीक है ना, या NO2 और NO2। अब हम दूसरे वाले के लिए सोचें यदि, और हम ऐसा लिख दें ये वाला NO2, ये वाला NO2 और ये वाला NO2, माना कि ये तीनों एक शीट में हैं, तीनों एक शीट में हैं, तो इसे रेखांशिक समावयवी कहेंगे। क्या कहेंगे, रेखांशिक। ये अलग है और ये अलग है। ठीक है ना, तो इसको अब हम बोलेंगे रेखांशिक समावयवी, मेरिडोनियल आइसोमर। ठीक, पूरा नाम लिखें तो फेस आगे डैश लिखेंगे, ट्राईएमीन ट्राईनाइट्रेटो कोबाल्ट थर्ड। आगे बढ़ जाते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। एनिलीन अमोनिया की तुलना में कम क्षारकीय है। आ जाइए, ये आपका एनिलीन और ये हमारा अमोनिया। मित्रों यहां ये ध्यान देना है, जो H+ को आसानी से ग्रहण करे, आसानी से ग्रहण करे, वो प्रबल क्षार होता है। या जो अणु अपना लॉन इलेक्ट्रॉन पेयर H+ को आसानी से उपलब्ध करवा दे, उसको दे दे, आसानी से उपलब्ध करवाए, उसको ग्रहण कर लेगा, वो प्रबल क्षार माना जाता है। ये शर्त लेकर हम इधर आते हैं, तो एनिलीन में अमोनिया का है, एनिलीन में नाइट्रोजन का लॉन इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो बेंजीन वलय के साथ अनुनाद में चला जाता है। जिससे इसकी पॉली अनुनादी संरचना के बारे में चर्चा करें तो ये डबल बॉन्ड बन जाता है, नाइट्रोजन पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है और वलय पर क्या आता है, ऋणावेश। अब इस नाइट्रोजन पर धनावेश आने के कारण ये लॉन पेयर को अपना H+ है वो आसानी से उपलब्ध नहीं करा सकता। लेकिन यह ऐसा कुछ भी नहीं है, यह अनुनाद नहीं होता, इसलिए ये वाला आसानी से उपलब्ध करवा सकता है। इसलिए ये प्रबल क्षार है और एनिलीन अमोनिया की तुलना में दुर्बल क्षार है। क्लियर हो गया, सवाल आए बगैर रहेगा नहीं। एल्किल एमीन है वो +I प्रभाव के कारण अमोनिया से प्रबल क्षारीय होते हैं। और फिर यदि एनिलीन पर +I प्रभाव वाला समूह जुड़ जाए तो क्षारकता बढ़ जाएगी, -I प्रभाव वाला समूह जुड़ जाए तो क्षारकता घट जाएगी। या मित्रों मेथिलेमीन, डाइमेथिलेमीन, ट्राइमेथिलेमीन और अमोनिया 2 1 3 0 और डाईएथिलेमीन, ट्राईएथिलेमीन, एथिलेमीन और अमोनिया 2 3 0 1 वाला सूत्र भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अभिक्रिया में A और B को पहचानिए, रासायनिक सूत्र लिखिए। तो वो अभिक्रिया कहाँ गई, अभिक्रिया अभिक्रिया ये रही मेरे पास है, निम्नलिखित अभिक्रिया में। तो ये अभिक्रिया यहाँ होनी चाहिए थी, तो हमारा टेक्निकल असिस्टेंट है वो आर्ट्स एंडेड है, इसलिए उसने लिखी नहीं, मैं आपके लिख देता हूँ। यहाँ लिखा है A और फिर यहाँ कुछ लिखा है और फिर यहाँ लिखा है B। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, ये वाला लिखा है। ठीक है, और नीचे लिखा है क्षार, ये रिएक्शन हो गई। तो अब ये तो अभिक्रिया यहाँ तक आपमान ब्रोमोमाइड अभिक्रिया है। क्या है, परीक्षा में इसको आना ही आना है, इस रूप में आओ भले नाम से आओ, आपमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। इस क्रिया से क्या बनेगा आप सब लोग जानते हो, CO समूह यहाँ से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो A बराबर बनेगा प्यारे बच्चों CH3NH2। जब क्लोरोफॉर्म के साथ क्षार की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती है, आइसोसाइनाइड परीक्षण।
तो B बराबर क्या बनेगा, B बराबर बनेगा CH3NC। ये इतना पहचान करना था। ठीक है, अगला एक समीकरण या एक और है, इसका सेकंड भाग पेपर में दिया हुआ था, जो मैंने मॉडल पेपर बनाया था वो ये था कि C6H5N2 पर प्लस Cl और आगे ऐसे लिख दिया। ठीक है ना, अब यहाँ क्या लिखा, दो पार्ट बना लिए इसके, एक क्रिया करवाई CuCN और KCN की, एक क्रिया करवाई Cu और HBr की। ठीक है ना, तो ये अभिक्रिया कौन सी, सैंडमायर वाली अभिक्रिया जैसी हो गई, और यह उत्पाद बन गया साइनोबेंजीन, बेंजीन नाइट्राइल, और यह उत्पाद बन गया ब्रोमोबेंजीन। ठीक है ना, तो ये हो गया यहाँ ए और ये हो गया यहाँ बी। ये पहली वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको अणुसूत्र भी दे सकते हैं कि C3H6O अणुसूत्र वाला यौगिक फला फला से क्रिया करता है, ऐसे ऐसे उत्पाद बनाता है, टॉलेन अभिक्रमक से अपचित होता है कि नहीं होता है, फिर ऐसा बनाता है, ABC की पहचान कीजिए। अगला प्रश्न, सोने का कोलाइडी सॉल बनाने की विधि का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो सोने का या धातुओं का कोलाइड बनाने की जो विधि है वो ब्रेडिंग आर्क विधि है, और आपको याद है बहुत अच्छे से। कैसे याद है, मैं आपको बता दूं, जिस धातु का सॉल बनाना हो कोलाइडी सॉल, उसके इलेक्ट्रोड लेकर उच्च वोल्टता प्रवाहित करते हैं, इसे जल में डुबो कर रखते हैं और जल में स्थायी कारक के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन लेते हैं। उच्च वोल्टता के कारण इनमें आर्क उत्पन्न होता है, प्रचंड ऊष्मा उत्पन्न होती है, अत्यधिक मान वाली। ऊष्मा को ठंडा रखने के लिए या आइस क्यूब या बर्फ के टुकड़े भर लेते हैं। धातु उच्च ताप के कारण वाष्पित होती है और ठंडे जल के संपर्क में आने से वो संघनित हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, और संघनित होकर के कोलाइडी आकार के कण बना लेती है, जो इसमें निलंबित रहते हैं। इस प्रकार सोने का, तांबे का, चांदी का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है ब्रीडिंग आर्क विधि द्वारा। अगला प्रश्न, स्कंदन किसे कहते हैं? कोलाइडी सॉल, आवेश युक्त कोलाइडी सॉल को जब उचित विद्युत अपघटन के साथ मिलाते हैं तो कोलाइडी कणों का विपरीत आवेश वाले आयनों के साथ क्रिया या अवक्षेपण होने से वो जम जाते हैं। इस क्रिया को स्कंदन कहते हैं। अगला प्रश्न, भौतिक अधिशोषण व रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखिए। लाइन खींचेंगे। भौतिक अधिशोषण, यह भौतिक बलों, वांडरवाल्स या दुर्बल आकर्षण बलों द्वारा होता है। यह उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। इसकी सक्रिय ऊर्जा का मान 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होता है और यह हर जगह हर संभव होता है। रासायनिक अधिशोषण, अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य रासायनिक बंध बनने के कारण होता है। रासायनिक बंध आयनिक और कोवेलेंट दोनों होते हैं, आयनिक और सहसंयोजक दोनों ही। दूसरा, यह अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, यानी अधिशोषक अधिशोष्य के साथ रासायनिक क्रिया करता तो ही होता है, और इसके लिए उसका मान इसका 20 ही होता है। इसका 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण दीजिए। अंतर पूछा नहीं, तो समांगी का मतलब अभिकारक उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान हो, अभिकारक और उत्प्रेरकों की भौतिक अवस्था भिन्न हो। मैं यूं भी कह दूं, अभिकारक उत्प्रेरक और उत्पाद की भौतिक अवस्था समान, समांगी उत्प्रेरण, भिन्न भिन्न हो, विषमांगी उत्प्रेरण। इसने उदाहरण पूछा है तो हम ऐसा लिखेंगे, SO2 प्लस O2 और ये उत्प्रेरक नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, ये बन गया SO3 गैस, समांगी। विषमांगी में ये SO2, ये O2, माना कि यहाँ ले लें PT, ये सॉलिड है, और ये SO3, तो ये हो जाएगा विषमांगी। आप इसको याद नहीं रख सकते तो इसको रखिएगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके आयरन की प्रेजेंस में अमोनिया गैस बनाती है। ये भी गैस, ये भी गैस, और ये सॉलिड, तो ये हो जाएगा विषमांगी।
ये विषमांगी है और ये समांगी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। बड़ा सरल प्रश्न है। हाँ, यहाँ याद दिलाता हूं, अमोनिया निर्माण की हेबर विधि को याद रखना। निम्न रासायनिक समीकरणों को पूरा कीजिए। चलो करते हैं। यह HBr लिखा है। HBr के ऊपर यदि पेरोक्साइड लिखा होता, क्या लिखा होता? पेरोक्साइड। तो मैंने तो पेपर में पेरोक्साइड दिया था। अब आपसे पूछ लेता हूं, पेरोक्साइड की उपस्थिति में CH3 CH CH2। अब हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम है, और ब्रोमीन वहां जाएगा जिस द्विबंधित कार्बन पर हाइड्रोजन अधिक है। यानी ये खराश प्रभाव है, एंटी मार्कोनिकोफ नियम। ध्यान रखना, ये एंटी मार्कोनिकोफ नियम से हुआ है, क्योंकि यहां क्या है? पेरोक्साइड। यदि नहीं होता तो 2 ब्रोमोप्रोपेन बनती या 1 ब्रोमोप्रोपेन बनी। इसकी क्रिया करवाएंगे तो सिंपल CH2 CH2, यहां भी Br, यहां भी Br, 1,2 डाइब्रोमोएथेन बन जाएगा। अगला प्रश्न, द्विअणुक नाभिक रागी अभिक्रिया SN2 और एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 की क्रिया विधियों में क्या अंतर है? अंतर लिखिए। तो SN1 और SN2 क्रिया विधियों अंतर पहले मॉडल पेपर में डिस्कस कर लिया। यह हम बताएंगे SN1 में जो 2 चरणों में होती है, मध्यवर्ती के रूप में कार्ब धनायन बनता है। उत्पाद नाभिक रागी आगे से आक्रमण करता है, पीछे से आक्रमण करता है, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी दक्षिण ध्रुवक गुणक और वाम ध्रुवक गुणक यानी रेशियो में एक मिश्रण प्राप्त होता है। तृतीय कार्ब धनायन इसलिए स्थायी होता है, इसलिए 3:1 क्रम होता है। एक अभिकारक अणु जो धीमे पद में भाग लेता है, हैलाइड, उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है अभिक्रिया का वेग। रासायनिक बल गति की प्रथम कोटि का अनुसरण करती है, बाकी वाले 2 का अनुसरण करती है। ये SN1 ध्रुवीय विलायकों में होती है, वह ध्रुवीय विलायकों में होती है। वहां अभिक्रिया की क्रियाशीलता 1 to 3 होती है। वहां उत्पाद है नाभिक शनयी जिस दिशा से हटता है उसके विपरीत दिशा से प्रबल नाभिक शनयी आक्रमण करता है, इसलिए प्रतिलोम इनवर्ट विन्यास वाला उत्पाद बनता है। चलिए, क्लोरोबेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण अभिक्रिया लिखिए। इसकी क्लोरोबेंजीन की, तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का मतलब होता है ये क्लोरोबेंजीन, इसकी क्रिया एल्कलीकरण मेथिल क्लोराइड RX के साथ करवाते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट ने अभिकारक उत्प्रेरक लिया था निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, और यहाँ एल्कलीकरण होता है। क्या होता है मित्रों? एल्कलीकरण। क्या होता है? एल्कलीकरण। तो ये Cl यही जुड़ा रहेगा, ये CH3, एक और उत्पाद बनेगा। 2 उत्पाद संभावित होते हैं। एल्किल कार्बोनियम का आक्रमण है वो इस रूप में होता है, ये मेन प्रोडक्ट होता है और ये सब्सिडरी। ठीक है, ये कम मात्रा में बनता है। ये बन गया 2 क्लोरोटालुइन, वो 1 क्लोरोटालुइन। ठीक है ना, या मेथिल बेंजीन भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न, रासायनिक समीकरण पूछा इसलिए मैंने लिख दिया। वुड्स फिटिकन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। ये वो अलग है, ये अलग, दोनों साथ आ गई। तो वुड्स का अर्थ क्या है? RX Na के साथ क्रिया करता है, RX Na के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करता है, तो RR बनाता है। ओके, फिटिंग में क्या होता है? फिटिंग में होता है एरिल हेलाइड Na के साथ क्रिया करते हैं तो डाइफेनिल बनाते हैं। अब इसने दोनों पूछ ली, मैं दोनों की बात बता रहा हूं, तो ये लिखूंगा मैं एल्किल हेलाइड सोडियम के साथ एरिल हेलाइड, तो मैं ये लिखता हूँ Cl C6H5 लिख दूं, आपको तो ना आपको तो इस तरह से लिख दूं, दोनों बात एक है। क्रिया होती है शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, तो यहाँ लिखूंगा CH3 C6H5 और यहाँ लिखूंगा मेथिल बेंजीन इस तरह से, और आगे लिख दूंगा 2NaCl। इसे यानी एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड सोडियम के साथ शुष्क ईथर की प्रेजेंस में क्रिया करते हैं, तो इसे वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। यह टिप्पणी है, इसका मतलब आपको शब्दों में भी लिखना है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। क्या लिखेंगे? जब एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं तो एरेल्किल बनता है, एल्किल बेंजीन प्राप्त होती है। लीजिए
अगला प्रश्न, अगला का मतलब प्रश्न पूरे हो गए। इस प्रकार के सवाल भी हमारे आ सकते हैं परीक्षा में। आप इन दोनों मॉडल पेपर को अच्छे से देखिएगा, इनके पैटर्न को देखिएगा, तो आपके 40 से ऊपर नंबर आएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं और भगवान से दुआ करता हूं, परमात्मा से अपेक्षा रखता हूं कि आपका केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा हो और जैसे ही परीक्षा समाप्त हो आप अपने प्यारे से इस यूट्यूब चैनल उत्थान एजुकेशन को चैट के द्वारा जवाब अवश्य देंगे। मैं आपके उज्जवल भविष्य और अच्छी परीक्षा की कामना करता हूं। आप मुझे इजाजत देंगे। जय हिंद, नमस्कार।